कोरोना महामारी और उसके कारण पूरे देश भर में जो लॉकडाउन लगा था और उससे उपजी आर्थिक जो अव्यवस्था हुई, आज पूरा देश उससे उबरने की कोशिश कर रहा है। कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों को और भी कई आर्थिक परेशानियां आई। आज व्यापारी वर्ग की अगर बात करें तो वो एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के इस बवंडर से या इस परेशानी से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर निजी शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं, आज अभिभावकों पे एक ऐसा दबाव डाल रही हैं जिसके कारण आज अभिभावक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और इसी फीस के मुद्दे को लेकर आज भोपाल में भी एक रैली हुई है, प्रदर्शन हुआ है, और इंदौर में भी ऐसे कई प्रदर्शन होते रहे हैं। आज हम चर्चा में हमारे साथ में मौजूद हैं श्री सचिन माहेश्वरी जी, जो कि जागृत पालक संघ मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी हैं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। लॉकडाउन के दौरान भी आपने व्हाट्सएप और फेसबुक और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी लड़ाई लड़ी, और पालकों को इसका बेनिफिट भी मिला है। कई फीस जो है उसमें उनको बेनिफिट मिला है, कहीं ना कहीं अभिभावकों का फ़ायदा भी हुआ है। कैसे शुरू हुआ ये पूरा आंदोलन या ये पूरी आपकी लड़ाई? देखिए, जब ये महामारी आई और हमें पता चला कि इस महामारी का इतनी जल्दी समाप्ति होना संभव नहीं है और स्कूलों ने सर्कुलर नोटिस भेजने शुरू कर दिए थे, तो एक विचार मन में आया कि क्यों ना हम कुछ राहत दिलाएं और स्कूलों से एक मांग करें कि जिस दौरान लॉकडाउन रहा है उस समय की आप हमारी फ़ीस माफ़ करें। तो इस तरह एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, कुछ लोग जुड़ते चले गए, फिर एक दो ऐसे करते हुए करीबन ओवर द टाइम 125 व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग स्कूलों के बने। सभी पेरेंट्स के तकलीफ़ें, दर्द करीब करीब एक जैसे थे कि उन्होंने एक बड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, उस स्कूल की लैब को, साइंस लैब, लाइब्रेरी, उस स्कूल की स्विमिंग पूल, उसकी फैकल्टीज़, उसकी सारी सुविधाओं को देख के एडमिशन लिया था। क्योंकि बच्चा स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करने नहीं जाता है, वहाँ पर वो केयरिंग सीखता है, शेयरिंग सीखता है, वो वहाँ पर एटिकेट सीखता है, मैनर सीखता है। मैडम उसको अपने हाथ से ABCD लिखना सिखाते हैं, वो लैब में प्रैक्टिकल करता है, वो कंप्यूटर चलाता है। ये सारी चीज़ों का एक समावेश कुल मिला के स्कूलिंग होती है। हम स्कूलिंग को एक एजुकेशन शब्द में अकेला बांधें तो थोड़ा सा ज़्यादती होगी। तो पेरेंट्स इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि ये सारी चीज़ों का उपभोग तो उन्होंने किया ही नहीं, तो इन सब का उपभोग उन्होंने नहीं किया है, तो वो पूरी की पूरी फ़ीस क्यों दे। तो इस मुद्दे पे हमारी शुरुआत हुई और हमने विभिन्न स्कूलों में जाके चर्चा की, स्कूलों से बात की कि आप इस विषय में क्या मदद कर सकते हैं। तो कुछ ने बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ को लिया, कुछ ने सरकारी आदेशों का हवाला दिया कि हमें तो इस तरह की फ़ीस लेने की अनुमति है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ स्कूलों ने उसको डिलेइंग की प्रोसेस की कि देखते हैं, समझते हैं। पर आखिरकार ये पूरा अगर इसका निष्कर्ष निकालें तो बहुत ज़्यादा राहत पेरेंट्स को अभी तक नहीं मिली है, और इसके लिए हम विभिन्न अलग अलग मुकाम पे अलग अलग तरीक़ों से हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। सचिन जी, आपने दो चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया कि एकेडमिक्स के अलावा कई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ और कई ऐसी चीज़ें भी बच्चा इस्तेमाल करता है जिसके वो चार्जेस भी लेते हैं। दूसरा, आपने सरकारी आदेश की भी बात करी। क्या था वो सरकारी आदेश और किसके पक्ष में आया था, और उसकी थोड़ा सा उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, वो आदेश इस प्रकार था कि जब कोरोना आया तो मध्य प्रदेश शासन ने एक आदेश दिया कि लॉकडाउन अवधि की फ़ीस तो ले सकेंगे स्कूल, लेकिन सिर्फ ट्यूशन फ़ीस वसूल करेंगे। ट्यूशन फ़ीस से अधिक जो अतिरिक्त चार्जेज लगते थे, जैसे कि स्टेशनरी शुल्क, लैब फ़ीस, स्पोर्ट्स फ़ीस, एनुअल फ़ीस, मेंटेनेंस, अलग अलग जो हेड्स में स्कूल लिया करते थे, वो सब कम कर दिया जाएगा। तो बेसिकली वो एक पेरेंट्स को राहत देने की कोशिश थी कि सिर्फ आप एकेडमिक्स का खर्च अभी दें। परंतु इस आदेश को लेकर CBSE स्कूल कोर्ट में गए और उन्होंने कोर्ट में एक याचिका लगाई कि हम पूरी फ़ीस वसूल करेंगे, हम सिर्फ अकेला शैक्षणिक शुल्क नहीं लेंगे। तो इसको लेकर एक याचिका हाई कोर्ट में लगी और फाइनली याचिका में हमने भी इंटरवीन किया। हमारा उसमें मुद्दा ये था कि आप
स्कूल का ऑडिट करें, स्कूल के वास्तविक खर्चे जो शैक्षणिक में लग रहे हैं उनका पता लगाएं और उसके आधार पर बच्चों से फीस लें। तो दुर्भाग्य है कि वो ठीक से हमारी याचिका सुनी नहीं गई और कोर्ट ने आदेश यथावत रखा मध्य प्रदेश सरकार का कि वो सिर्फ शिक्षण शुल्क ले सकेंगे। लेकिन उसके आगे फिर अब हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में अगले सोमवार को हमारी अगली तारीख है, तो आशा की जा रही है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट इसमें मिल पाएंगे। ये तो जो आपने बात करी, ये सरकारी आदेश की बात कही आपने, जिसमें ये कहा गया था कि ट्यूशन फ़ी ही ले सकते हैं। ट्यूशन फ़ी लेने का क्या पैमाना है या उसका तय करने का, निर्धारण करने का अभी तक शायद कोई तरीका मौजूद नहीं है और ना ही सरकार ने इस ओर ध्यान देने की कोशिश करी है। अभी आपकी क्या पंचलाइन है? ये तो आपने बात कही कि आप न्यायालयीन लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसका आपने जिक्र किया, लेकिन आप कई फ्रंट पे भी लड़ रहे हैं। आप एक जन जागृति अभियान भी चला रहे हैं। स्कूलों से भी जाके आप लोग, पालक संघ दूसरे जो अलग अलग स्कूलों के हैं उनसे जाके आप मिल रहे हैं, उन्हें भी अपनी अभिभावकों की पीड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह आपको सफलता मिली है, कई जगह आपको असफलता भी मिली है और कई जगह आपने वो सारी चीज़ें सहन भी करी है जो शायद ठीक नहीं था, लेकिन वो भी आपने झेला है। अभी आपकी क्या पंचलाइन है? अभी चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं और शिक्षा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बच्चों को वो शिक्षा तो मिल ही रही है। अब आपका अगला स्टेप क्या है? अभी आपकी क्या पंचलाइन है? जैसे आपकी पहले थी जागो पालक जागो, अब आप किस पंचलाइन पे काम कर रहे हैं? देखिए, इस साल फिर सितंबर महीने में, लास्ट ईयर 2020 में, हम लोगों ने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था जागृत पालक संघ जी। इसमें मैं सचिव हूँ और मेरे साथ में 9 और सदस्य हैं जी। तो हम लोगों ने अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ाई की। जैसा आपने अपने जिक्र किया कि पेरेंट्स को भी हमने मोटिवेट किया कि आप लोग घबराएं नहीं, आपकी आर्थिक स्थिति है, समय निकल जाएगा कैसे भी। उनको मदद की आवश्यक पड़ने पे उनको जो भी ज़रूरत चीज़ें, मार्गदर्शन चाहिए था वो मुहैया कराया। कोर्ट में हमने, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी फ़िलहाल हमारा नारा है जैसी शिक्षा वैसी फीस। क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ऑनलाइन जो शिक्षा चालू हुई उसके लिए किसी भी पेरेंट से, जिसको हम बोल सकते हैं कि विधिवत परमिशन नहीं ली गई। मतलब कि आप अगर आज हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, अचानक से आपका मीडियम चेंज करके गुजराती, तमिल, तेलुगु पढ़ाने लगेंगे, तो आप मुझसे एक बार विधिवत परमिशन लेंगे कि मैं आपके बच्चे को इस माध्यम को चेंज करके पढ़ा रहा हूँ, तो क्या आपकी स्वीकृति और इस फीस में मेरी ये फीस रहेगी? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे वहाँ पे एक फिज़िकली बच्चा जाता है और सारी फैसिलिटी, क्लासरूम में बैठता है, क्लासरूम में बैठने के बाद में एक माहौल भी बनता है। स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे को पढ़ने की इच्छा भी होती है और बच्चा उसमें अपना कंपटीशन भी रहता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा जो है, ये ऑनलाइन जो इन्होंने क्लासेस चालू करी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कानून में या किसी भी चीज़ में प्रावधान नहीं था, तो ये चीज़ आई कहाँ से? और अगर ये आ गई है तो ये लीगलाइज कैसे हुई? देखिए, लीगलाइज, पहली चीज़ तो प्रावधान में पहले कभी थी नहीं इस तरीके की पढ़ाई जी। तो चूँकि हर चीज़ की एक व्यवस्था बन जाती है, ओवर द टाइम वो डेवलप होती है चीज़ें, तो CBSE ने उसको किन्हीं तर्कों के आधार पे, स्कूलों के तर्कों के आधार पे एक्सेप्ट किया। कोर्ट ने भी मान लिया कि ये एक शिक्षा का प्रकार है, परंतु हमें उससे समस्या नहीं है, क्योंकि जैसी ज़रूरत होती है वैसा, पहले हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आज हम मीडिया चैनल के थ्रू ही बात कर रहे हैं, तो ये भी एक समय का परिवर्तन है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि उसकी फ़ीस क्या होगी, ये तो कभी हमसे स्कूलों ने पूछा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी जब सोशल मीडिया नया आया था तो सोशल मीडिया के लिए कोई कानून नहीं था, वो कानून के दायरे में आने लग गया है। आपका ये कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा जो है, ऑनलाइन क्लासेस जो है, ये एक जो नई पद्धति आई है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कानून बनाने की ज़रूरत है और इसको भी कानून के दायरे बनना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण है कि B.Ed शिक्षक होना चाहिए तो वो CBSE में पढ़ा सकता है जी। ऑनलाइन अपने आप में एक मास्टरी है, ऑनलाइन पढ़ाना अपने आप में एक अभ्यस्तता है जिसमें कोई भी अभ्यस्त नहीं है। वो सारा ट्रायल हमारे ऊपर, हमारे बच्चों पे लिया गया, वो प्रयोगशाला हमारे बच्चे पढ़े और उसकी कीमत हम दे रहे हैं, उसकी कीमत हमने दी और वो अधकचरी आधी कैसी तो भी पढ़ाई हम लोगों को प्राप्त हुई। कल एक बच्चे से बात हो रही थी, वो 3 - 3 = 3 कर रहा था। अच्छा, इस तरीके के कई सारे उदाहरण हैं कि जो हास्यास्पद हैं, और पर अगर उसके गंभीर पहलू में जाएं तो एक देश की पूरी पीढ़ी को हमने
कहीं ना कहीं उनकी नींव को कमज़ोर कर दिया है कि उनकी डिसीजन लेने की क्षमता कम हो गई है और बच्चे घंटों घंटों मोबाइल की लत में लग गए हैं। वो मोबाइल अब छोड़ते ही नहीं है क्योंकि उनके स्कूल ने ही उनको मोबाइल हाथ में दिया है। हाँ, बिल्कुल सही है। ये शायद समय की ज़रूरत भी थी, लेकिन वो उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, जैसे ट्यूशन फीस का आपने अभी बताया, मुझे भी थोड़ा सा उस बारे में मालूमात है कि ट्यूशन फ़ी कैसे डिसाइड होती है और जो फ़ी लेते हैं आपके अनुमान के हिसाब से, चूँकि क्योंकि आप काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से जो फीस हम लोग देते हैं कितना प्रतिशत एकेडमिक्स में खर्च होता है? ये देखिए ये कितना बड़ा देखिए ये सवाल इतना पेचीदा है। मैं आपको सच कहूँ तो अभी तक कोई परिभाषा ही नहीं है कि ट्यूशन फ़ीस क्या होनी चाहिए। स्कूलों ने ऐसे भी हमारे पास में उदाहरण है कि उस फीस, स्कूल की फ़ीस पिछले साल ट्यूशन फ़ीस उसने 12,000 का सर्टिफिकेट दिया, पर इस साल वो फ़ीस 45,000 रुपये ले रहा है। उससे सारे मदों को जोड़कर, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सारे खर्चों को जोड़ के उसका नाम ट्यूशन फ़ीस रख दिया है। अभी हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक स्कूल की फ़ीस निकाली थी, स्कूल की जानकारी निकाली थी, जिसमें हमें पता चला कि सिर्फ 19% खर्चा एकेडमिक्स में होता है, यानी कि 81% खर्चे स्कूल के दूसरे हैं और आज की तारीख में उसकी ट्यूशन फ़ीस 100% है। यानी कि उसको 20% से अधिक बच्चों को 20, 25, 30 मैक्सिमम साइट में ट्यूशन फीस में खर्च होता है, एकेडमिक्स में खर्च होता है, जो स्कूलों को आइडियली लेना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि हम कहीं ना कहीं हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे। सचिन जी, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने फीस रेगुलेटरी एक्ट भी बनाया है, जिसमें ये कहा गया है कि आप 10% से ज़्यादा फीस बढ़ा नहीं सकते। जब सरकार ने इतना अच्छा फैसला ले लिया तो आज आप असंतुष्ट क्यों हैं? देखिए इसमें एक बात यह है कि 2017 में ये बन गया था और सरकार ने इसको 3 साल से लागू नहीं किया है। लागू इसको किया है अभी 2020 में, 2 महीने पहले। तो इसके अंदर ये है कि 10% फीस स्कूल बढ़ा सकते हैं हर वर्ष, जो कि बहुत ज़्यादा है। 15% वो जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति लेके बढ़ा सकते हैं, तो वो भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। 25% शायद वो राज्य शिक्षा अधिकारी की अनुमति लेके बढ़ा सकते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि स्कूलों को फ़ीस बढ़ाने की अनुमति तभी मिले जब वो घाटे में हैं। जैसे दूसरी कुछ एक स्टेट में, यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ स्टेट में ऐसा हुआ है कि जब तक वो अपनी बैलेंस शीट में ये शो नहीं कर देते हैं या ये प्रूव नहीं हो जाता है कि उनको घाटा है आर्थिक, तब तक वो अपनी फ़ीस नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि CBSE ने एक बात बहुत अच्छी बोली है इस कोर्ट की सुनवाई के दौरान कि CBSE स्कूल्स मनी मेकिंग के लिए नहीं हैं, वो सिर्फ परमार्थ के लिए हैं। यहाँ पर वो सिर्फ एक समाज हित में एजुकेशन को देने के पावन कार्य में लगे हुए, उनको पैसा बनाना उनका उद्देश्य नहीं है। ये बात बिल्कुल सही कही है आपने कि CBSE की गाइडलाइन है कि उनको एक परमार्थ करना, उनको एजुकेशन। लेकिन आज एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज जो शैक्षणिक संस्था हैं वो इस चीज़ से पूरी तरह से हट चुकी हैं और वो पूरी तरह से एक व्यावसायिक संस्थान बन चुके हैं। सचिन जी से अब हम अगला सवाल करेंगे कि सचिन जी, ऑनलाइन क्लासेस ने क्या अभिभावकों की कॉस्ट बढ़ाई है तो कितनी बढ़ाई है, और इसका बेनिफिट क्या शैक्षणिक संस्थानों को मिला है? यानी अगर कॉस्टिंग की हम बात करें तो क्या उनकी कॉस्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है? देखिए सर, कॉस्ट तो इतनी बड़ी है कि उसकी कोई तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्टिंग बढ़ी है हर अभिभावकों की। हम मतलब मैं अभिभावकों की बात कर रहा हूँ कि एक तो सबको, बच्चों को अलग अलग ऑनलाइन रहने के लिए मोबाइल दिलाना, उनके लिए वाईफाई कनेक्शन या फिर अलग अलग सिम, अलग अलग बैठने को उनको कमरे चाहिए, उनको प्रिंटर भी चाहिए, उनको प्रिंटिंग वर्कशीट प्रिंट करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात, जो माताएं कई बार बच्चों को स्कूल छोड़कर और कुछ काम कर लेती थी, कुछ व्यवसाय कर लेती थी, वो सब कुछ निल हो गया है। वो उनको उस बच्चे के साथ में बैठ के टीचर की तरह पढ़ाना पड़ता है। देखिए ये बात तो पक्की है कि ऑनलाइन में पेरेंट्स की कॉस्ट बहुत बड़ी है। अगर एक बच्चा है, 2 बच्चे, 3 बच्चे घर में, तो उनको सबको मोबाइल एक अरेंज करने की जिम्मेदारी, उनको अलग अलग सिम दिलाना, उनको डाटा दिलाना, फिर प्रिंटर पे प्रिंट आउट निकालना। उसके बाद में जो माताएं उन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद में कुछ काम करने चली जाती थी, कुछ धन कमाने की उनको इच्छा थी या काम करते थे वो लोग,
वो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। उनको बच्चे के पास में हर समय बैठना पड़ता है कि बच्चे ये कर ले, बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, फिर एक एक चीज़, मतलब जो टीचर्स का सारा काम था वो पेरेंट्स को करना पड़ रहा अभिभावक कर रहे है। हैं। और पेरेंट्स को करने के साथ में स्कूल की कॉस्ट कटिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है। स्कूल की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस, उनके टॉयलेट्स, उनके हॉल, उनके जो गार्डन्स हैं, क्लासरूम्स हैं, उन सब की कॉस्ट कटिंग हुई है। लैब्स की कॉस्ट कटिंग हुई है, कंप्यूटर्स की कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। इन सारी चीज़ों के कारण पेरेंट्स बहुत ज़्यादा तकलीफ में आए हैं। और अल्टीमेट सवाल ये है कि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। बस अगर मेरे पास वो जो चीज़ डिलीवर नहीं हुई है, लेकिन मुझे उसका पूरा पेमेंट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। फीस के लिए कई फ़ोन हमारे पास में भी आ रहे हैं, कई शिकायतें भी हम लोगों के पास में आ रही है कि कई अनुचित धमकियां भी दी जा रही है और कई कोर्ट के माध्यम, कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धमकियां भी कई स्कूल्स दे रहे हैं। जो अभिभावक आज फीस नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा कहना भी गलत है कि वो फीस नहीं देना चाहते, वो देना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आर्थिक एक समस्या जो सभी के साथ आई है उसके कारण वो दे नहीं पा रहे हैं। तो क्या इस तरह के कुछ केसेस आपके सामने आए हैं जिसमें इस तरह की कोई चीज़ हुई है? क्या गलत हथकंडे स्कूल, निजी विद्यालय जो हैं वो अपना रहे हैं? क्या ऐसी शिकायतें आपके पास आई हैं? जी, निश्चित तौर से ऐसी कुछ शिकायतें हमारे पास में आई हैं। उनका इस तरह के लेटर्स भी आए हैं कि अगर आपने नहीं किया, इस समय तक फ़ीस पे नहीं करते हो, तो हम लोग आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उस पर जो भी आपके बच्चे पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है तो आप स्वयं उसके जिम्मेदार रहेंगे। जबकि ऑलरेडी कोर्ट ने ये बात क्लियर की है कि किसी बच्चे को क्लास से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे की फ़ीस जो है वो फ़ीस स्कूल और पेरेंट के बीच का विषय है। उसको बच्चे की पढ़ाई ना तो बाधित की जा सकती है, क्योंकि वो राइट टू एजुकेशन है उस बच्चे को पढ़ने का मौलिक अधिकार मिला हुआ है शिक्षा का। तो ना तो उसको स्कूल से निकाला जा सकता, ना एग्जाम लेने से उसको रोका जा सकता, ना क्लास अटेंड करने से उसको रोका जा सकता। कई ऐसे केसेस भी हैं जहां पे एग्जाम से उसको बाहर कर दिया गया है, क्लास से बाहर किया गया है, एग्जाम से बाहर किया गया है, जो कि कानूनी रूप से कर नहीं सकते। कानूनी उनके रिपोर्ट कार्ड बच्चों के रोक लिए जाते हैं। उनके पेरेंट्स को क्लासरूम की सबसे बड़ा तो ये है कि बच्चे की चलती क्लास में उससे पूछा था कि तुम फीस कब भर दोगे। मेरे पास में वीडियोस मतलब इतना बुरा लगता है देख के कि टीचर्स उनको बोलती हैं कि आप इस समय तक भर दो, आप नहीं तो आपको हम क्लास से निकाल देंगे, हम एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, अभी हमको एक एक करके रिमूव करना शुरू करेंगे आपको। मेरा सिंपल सा है कि बच्चे के बाल मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। माता पिता ने आज तक, एक बहुत जिम्मेदारी के साथ में बात कहना चाहता हूँ, आज तक अपनी औकात से बाहर जाके शिक्षा के लिए खर्च किया है। सही बात है। छोटे छोटे कमरों में चलने वाले स्कूल आज बड़े बड़े भवनों में 5 स्टार 7 स्टार रिसोर्ट में तब्दील हो गए हैं। ये सब हमारे खून पसीने की कमाई थी। बिल्कुल सही बात। और हमने आज तक इसको लेके कभी कोई ईर्ष्या नहीं की। हम तो बड़े खुश होते थे कि मेरे बच्चे का स्कूल इतना बड़ा है। आज स्कूल को अगर हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली मानते हैं, उनको हम मानते हैं कि ये फादर है, ये बच्चे के एक्सटेंडेड पेरेंट्स हैं, तो आपने उस जिम्मेदारी का कब निर्वाह किया? आप कंज्यूमर की तरह देखें तो भी हम ठगे गए हैं, और अगर आप इस तरह से देखें कि एक मानवतावाद के रूप में देखें तो भी हमारे साथ में वैसा व्यवहार नहीं हो रहा है जिसके हम हकदार हैं। सचिन जी, इसमें काफ़ी सरकार ने भी कानून बनाए हैं, निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं खामियां रही होंगी, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान देगी या नहीं देगी, हम भी आगे जानने की कोशिश करेंगे जिम्मेदार अधिकारियों से और शासन से, प्रशासन से कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आज अभिभावक अपने आप को ठगा हुआ महसूस क्यों कर रहा है, उस तरफ ध्यान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सचिन जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा कि क्या अभी तक आपको कुछ सफलता भी मिली है या सिर्फ ये एक आंदोलन ही है? देखिए, आंदोलन जब कोई करता है तो वो इस सोच से नहीं करता कि उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आंदोलन एक व्यक्ति का स्वभाव है कि वो गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो हमें पता नहीं था कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जब हम सभी साथियों ने जुनून से, हार्डवर्क से जो संभव प्रयास थे सभी किए, तो उसमें 2 स्कूल का मैं ख़ास तौर से नाम लूँगा। दोनों स्कूलों में बहुत अच्छी सफलता मिली है। करीब 50% तक हमको फ़ीस कम कराने का उसमें मिला है। एक स्कूल में हम कानून पालन करवा पाए, उनके नाम लेना ठीक नहीं होगा, कि जो ट्यूशन फ़ीस नहीं लेते वो पूरी फ़ीस ले रहे थे। ऐसे 2 स्कूल हैं इनफैक्ट कि जिनके अंदर हम लोग कानून का पालन करवा पाए कोर्ट के आदेश का। और आगे भी प्रयासरत है, हमारी रेगुलर स्कूलों से बात चलती है, 1 to 1 भी जाते हैं स्कूलों से बात करने।
इसके दुष्परिणाम भी कई बार मिले हमको कि धमकियाँ आई हैं। एक स्कूल के बाहर हमारे फ़ोटो लगा दिए गए थे कि इनका प्रवेश निषेध है, जिस तरह से कोई अपराधियों के फ़ोटो लगाए जाते हैं। फ़ोन कॉल्स आए हैं, ब्लैंक कॉल्स, दुकान पे हमारे जो प्रोमाइसेस है उस पर लोगों को भेजा गया है धमकाने के लिए। पर ये चीज़ें हमें विचलित नहीं करती हैं, क्योंकि हमारे पीछे हज़ारों पेरेंट्स हैं और उनकी दुआएं और उनकी ताकत हमारे साथ है। जी, निश्चित तौर पे सचिन जी, आपकी जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं आपको सफलता मिली भी है, और आज बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं, और वाकई ये सत्यता है कि कई अभिभावक बेचारे आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान हैं, और अभी तक तो वो अपने बच्चों के लिए फ़ीस दे भी रहे थे, कभी किसी को परेशानी नहीं आई, लेकिन ये कोरोना और लॉकडाउन के कारण ही ये समस्या आई है। और आने वाले समय में हम इसकी और भी पड़ताल करेंगे, जानेंगे, समझेंगे शासन से, प्रशासन से कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर कोई कानून बनता है तो उसका फ़ायदा अभिभावकों को, जनता को भी मिलना चाहिए। सचिन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन माहेश्वरी जी, जागृत पालक संघ मध्य प्रदेश के सचिव। सचिन जी, आपका एक्सपोज लाइव टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।